गुड मॉर्निंग Good मैम। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैदी और कोकिला। बुक ओपन कर लीजिए सभी लोग। बुक ओपन कर लिया सभी लोगों ने? यस मैम। गुड मॉर्निंग। वीडियोस ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मेरे पास पीडीएफ है। अच्छा, तो तुम पीडीएफ शेयर करो। पीडीएफ शेयर कर लो मनीशंकर। आप शेयर कर रहे हैं मनीशंकर? ओके, बिट्टू मैम कर बिट्टू रहा ने है। कर दिया। ओके, कोई बात। ठीक है, थैंक यू। इसका नेक्स्ट वाला पेज ये पढ़ा दिया था बेटा, ये हो गया था। नेक्स्ट पेज। यस, हमें कहाँ से पढ़ना है? हमने 2 स्टेंजा पढ़ा था। ये वाला पढ़ा दिया था बेटा। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। मैम काली तो रजनी भी काली, वहां से पढ़ना है। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट वाला पेज ऊपर करो बिट्टू। हाँ, थैंक यू। चलिए इसको रीड करिए कोई। हाँ करो, कोई भी करो। काली तू रजनी भी काली, शासन करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पैरे की हुकृति भी बयाली, 30 पर गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यस, थैंक यू। तो यहाँ क्या अच्छा कोई बताना चाहेगा? इसकी व्याख्या कोई करना चाहेगा? बहुत इजी है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। कोई बच्चा बताना चाहेगा? सुष्मिता, अंजलि, अमृता, कोई भी बोलो। मनीशंकर, अमीश।
क्या कोई बोलना चाहेगा इसकी व्याख्या? मैं इसे पहले भी पढ़ा चुकी हूं ना बेटा, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ा रही हूं। दिस इज योर रिवीजन क्लास। सब भूल गए हैं लगता है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि कौन है इस कविता का? माखनलाल चतुर्वेदी। यस, माखनलाल चतुर्वेदी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं उस कोकिल से? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कह रहे हैं कि कोयल कौन से रंग की होती है? लाल होती है, पीली होती है, कौन से रंग की होती है? काली। काली होती है ना। तो यहाँ पर कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, काली तू काले रंग की है। और रजनी मतलब रात। यस, और रात भी कालिमा पूर्ण है, रात्र भी अंधकार पूर्ण होता है तो कालिमा पूर्ण है। तो शासन की करनी भी काली। और यहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार के कारनामे, जो अंग्रेजों का जो यहाँ पे शासन है वो भी अच्छे नहीं है, इसलिए उसको भी काला कहा है ना, कि अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं है, इसलिए अंग्रेजी शासन को भी इसने काला कहा। काली लहर कल्पना काली। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है, देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है, जो सबके मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है अंग्रेजों के प्रति, वो भी कैसी है? काली है। मेरी काल कोठरी काली। तो कवि यहाँ पर आगे बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वो भी काली ही है। कह रही है कि कवि यहाँ पे कह रहा है कि उसकी टोपी भी काली है, टोपी काली, कमली काली। कमली मतलब कमली मतलब क्या होता है बच्चों? कंबल। यस, करेक्ट। कह रहे कि मेरी टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली। लौह श्रृंखला मतलब बेड़ियां, जिसमें जो हाथों में उनको पहना के रखा गया है, उसकी बेड़ियां भी काली हैं। पहरे की हुंकृंत की ब्याली। हुंकृंती मतलब हुंकार, जोर की आवाज। तो पहरेदारों की ऊंची आवाजें जो सापिन के समान काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृंत की ब्याली। और ब्याली मतलब सापिन, कि जो वहां पे पहरेदार हैं, जो आवाज लगा रहे हैं, जो पहरा दे रहे हैं रात में, उनकी जो आवाज, जो जोर की आवाज निकल रही है, वो भी सापिन की तरह, एक सांप की तरह डसने वाली है, वो भी काली है। तिस पर है गाली ए आली। तिस मतलब उस पर। तिस मतलब क्या होता है? उस पर। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। कौन गाली देता है? अंग्रेज। तिस पर है गाली ए आली। इतनी गंदा जो अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, अमानवता का जो यहाँ पे व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो उस पर भी ये लोग क्या करते हैं? कैदियों को गाली देते हैं। इससे काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। फिर कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी उस कोयल से कि हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो? इस काले संकट सागर पर, जो ये पूरे हमारे भारत पर ये काला संकट का जो ये सागर रूपी छाया हुआ है, अंग्रेजों का शासन, तो उस पर तुम यहाँ पर ये ठान के क्यों आई? तुम मरना क्यों चाहती हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होता है राती कोकिल बोलो तो। तुम आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को
इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। वो बार बार यही प्रश्न माखनलाल चतुर्वेदी जी उस कोयल से पूछते हैं कि यहाँ पे हमारे ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, अंधकार छाया हुआ है, अंग्रेजी शासन हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है, हमें गालियां देती है, हमें बेड़ियों में जकड़ के रखती है, उनसे काम कराया जाता है, उसके बाद भी तुम कैसे ये सब देख सकती हो? तुम यहाँ पर अंग्रेजों के बीच में मरने के लिए आई हो? क्या हो गया है? कोयल बोलो तो बार बार यही प्रश्न कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी कविता के माध्यम से कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। और ऊपर करो बेटा। यस, तुझे मिली हरियाली डाली, यहां से पढ़िए। पढ़िए, कोई भी रीड करिए। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी मुझे है गुनाह, देश विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। आगे भी पढ़ लो। इस हुंकृंत पर इस हुंकीर्ति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यस, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं उस कोयल से? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कह रहे हैं कवि अपनी कोयल, कवि किस, अब यहाँ पर कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल कहाँ पे रहती है? वो तो पेड़ों पे रहती है ना, पेड़ों की डालियों पर रहती है। कि तुम तो पेड़ों की हरियाली डाली पर रहती हो, और मेरे नसीब में क्या लिखा है? मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे क्या मिला है? यहाँ पे काल कोठरी में रहने का मेरे नसीब में ये लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे काल कोठरी में कैदियों की तरह बंद हूं। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। संचार मतलब क्या होता है बच्चों? संचार का अर्थ क्या होता है? फैलाव। क्या चीज? नभ मतलब क्या होता है? मैम आसमान। यस, नभ मतलब आकाश, आसमान, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। तो आगे क्या कहते हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी? तेरा नभ भर में संचार, कि तू पूरे नभ में, पूरे आकाश में इधर से उधर उड़ती फिरती है, और मेरा तो क्या है, मेरी दुनिया इस 10 फुट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। मेरा संसार तो अब यही है ना कि मैं इस काल कोठरी में कैद हूं, ये 10 फुट की कोठरी में। और तुम्हें क्या मिला है? तुम तो पूरे दुनिया में इधर से उधर संचार करती रहती हो, आवागमन करती रहती हो, जहां मन चाहे वहां जाती रहती हो। और मेरा संसार क्या है? ये 10 फुट की काल कोठरी है। तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह। अब यहाँ पे फिर से कंपैरिजन आगे इस पूरी पंक्तियों में किए हैं। कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि जो तुम गाती हो वो गीत सब सुनकर वाह वाह करते हैं, है ना? तुम्हारे गीतों को लोग सुनकर वाह वाह करते हैं,
और यहाँ पर काल कोठरी में मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासन अत्याचार कर रही थी, है ना, अमानवीय व्यवहार कर रही थी उन लोगों के साथ। इसीलिए कहते हैं तेरे गीत कहावे वह रोना भी है मुझे गुनाह। और मैं यहाँ पे काल कोठरी में रोना भी मुझे गुनाह है, मैं रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो आगे क्या कहते हैं? रणभेरी मतलब क्या होता है कि युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। आगे क्या कहते हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कि कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। विषमता मतलब अंतर, देख विषमता तेरी मेरी, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। मतलब कि यहाँ पे भारतीयों को, इन लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद करके रखा गया है और उसके बाद भी तुम भारतवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति लड़ाई का बीज बो रही हो। इस हुंकरंती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हुंकरंती मतलब जो वो आवाज निकालती है। कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि कोयल तुम्हारे इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूं मैं। इस हुंकरंती पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो। मैं तो यहाँ पे जेल में कैद हूँ, अंग्रेजों के अत्याचार से घिरा हुआ हूँ, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे साथ, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं और यहाँ पे जेल में मैं कैद हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ जो तुम आकर के यहाँ पे गीत गा रही हो। बस केवल मैं रचनाएं ही तो कर सकता हूँ, कविताएं ही तो लिख सकता हूँ। बताओ कोयल। फिर आगे कहते हैं मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। आसव मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को पता है? आंसू। आसव, आसव शब्द का अर्थ क्या होता है? आसव, आसव शब्द का अर्थ होता है उत्तेजना। फिर आगे कहते हैं बताओ कोयल। अब यहाँ पे मोहन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त किया गया है। यस बेटा। उत्तेजना मतलब? यस, उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट, कि जो जैसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी जी में जो उत्तेजना थी अपने देश को आजाद कराने के लिए, मैं वो रस और किसमें भर दूं। ठीक है, तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। बताओ कोयल। मोहनदास वो फिर से कह रहे हैं बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसे पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं। कोयल कुछ तो बताओ, क्या हो गया तुम यहाँ पर आकर के गीत गा रही हो। और यही कहते कहते इस तरीके से इस कविता का अंत हो जाता है। तो समझ में आया ये कविता सभी को? समझ में आया हाँ कि नहीं? यस मैम। ओके, कोई रिपीट करना चाहेगा? ये कविता यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब इससे इसी कविता के आधार पे कुछ प्रश्न है, प्रश्न को ऊपर करिए बिट्टू। यस, थैंक यू। और इसमें शब्दार्थ भी होंगे, लास्ट उसमें शब्दार्थ आप लोग याद कर लेना। पहला प्रश्न, कोयल की कूक सुनकर
कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, बताइए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? मैम, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। ओके, और कोई? और कोई बच्चा? और कोई बेटा बोलिए, आंसर करिए। पढ़ाया हुआ है ना पहले ये? मणिशंकर, अमीश, अंकित, कोई भी बेटा बोलो। पहले वाले स्टेंजा में क्या कहा गया है? मैम, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि मानो वो उसे कुछ कहना चाहती हो, या तो वो निरंतर लड़ने की प्रेरणा देना चाहती है। देखो, जो पहले और दूसरे स्टेंजा में जो व्याख्या किया गया है वही आंसर हो जाएगा। किसी ने हैंड रेज किया है आंसर करने के लिए? एक मिनट चेक करने दो, किसने किया है? अभी किया था। देखो, यहाँ पर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी कोयल की कूक सुनकर। जब वह कोयल की कूक सुनता है तो क्या कहता है? आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा। ठीक है, मतलब उसे विचलन सी होने लगी कि अभी आधी रात्र को कोयल क्यों आकर के यहाँ पे कूक रही है, क्यों गीत गा रही है। वह सोचने लगा कि आधी रात में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। या तो कोयल पागल हो गई है, और या कवि को कुछ संदेशा देना चाहती है, और या फिर उसने कहीं पे दावानल, मैंने बताया था ना सेकंड स्टेंजा में कि कहीं पे जंगल में जो अपने आप आग लग जाती है, कहीं पे उसने उस अग्नि को देख लिया है। अग्नि रूपी आजादी की क्रांति की लपटें तो नहीं देख ली जिसके बारे में वे दूसरों को बताती फिर रही है। यही बताया था ना? यस मैम। जो पहले और सेकंड स्टेंजा में बताया था, यही बताया था ना। सेकंड स्टेंजा में ये है कि किस, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं देखी हैं। कोकिल बोलो तो क्या हो गया? या तो तुम बावली हो गई हो, या तो दावानल की ज्वालाएं देख ली हो, या तो तुम हमें संदेशा देना चाहती हो। क्या कारण हो सकता है? तो यही प्रतिक्रिया थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? अब इसका भी तो आंसर उसी में आ गया ना। यस मैम। बस 1-2 पॉइंट इसमें और ऐड हो जाएगा। बताओ अब, कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना, वो क्यों बोलती है कोकिल, क्या कारण हो सकता है? बताओ अब। कोयल शायद किसी का संदेशा पहुंचाना चाहती है, और समस्या गंभीर है, इसलिए वो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। ओके, और
ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा पॉइंट? कोई भी? देखो इसमें दो तीन जो आपने बताया वो तो ठीक है अभिषेक, वो ऐड कर दो उसमें। और कि स्वतंत्रता के लिए कैदियों को क्या यहाँ पे कोई संदेश देना चाहती है, आप ये इस तरीके से लिख सकते हो। क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। और ऊपर का जो मैंने फर्स्ट वाले में आंसर बताया था वो पॉइंट आप इसमें ऐड कर दो। और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? ये तो बताओ। तम मैम मतलब? अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से करी। यस, और क्यों? और क्यों की है बेटा? अंग्रेजी शासन पूरा अंधकार से भरा हुआ है। और कोई भी बोलो। सब सो गए क्या पढ़ते पढ़ते? अंजलि, अमीश, बिट्टू, बादल, जागृति, मणिशंकर। जागृति कभी आंसर नहीं करती है। जागृति आप बताओ बेटा। प्रियंका, श्रेया, सुमित, सुष्मिता। यस मैम। बताइए, आंसर करिए। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? मैम अंग्रेज शासन। मैम वो बहुत कड़ा दंड देते थे और वो बहुत गंदे तरह से वो पनिशमेंट देते थे। पनिशमेंट ऐसे ही तुम लिख दोगी? हम कैदियों को पशुओं की तरह जैसे रखा जाता था। यस, सही है। तो इसका आंसर आप कैसे डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि पराधीन भारत में, तब तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, तो पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है। तम मतलब अंधकार से की गई है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। भारतीयों पर वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले तथा आजादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था तथा उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। नाना मतलब अनेक प्रकार की यातनाएं, उन पे अत्याचार किया जाता था। उनसे पशुओं की तरह काम लिया जाता था। आपने सही बोला था, पशुओं की तरह काम लिया जाता था। उन्हें खाने पीने को भी बहुत कम दिया जाता था और पहरेदार उनसे गाली गलौज पर कर बातें करते थे। मैंने कविता में बताया था। लोगों को आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। ठीक है, क्योंकि वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, उनको जेल की काल कोठरी में बंद करके और काली श्रृंखलाओं में जकड़ कर रखते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों
में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। ये भी आंसर इसमें बता दिया, सेकंड वाले में ही हो गया। बताइए आप पॉइंट में बताइए क्या क्या यहाँ पे यंत्रणाएं दी जाती थी जेलों में। मैं बताऊं मैम? हाँ बताओ। कैदी से पशु की तरह काम करवाया जाता था। हाँ करेक्ट। पेट पेट भर के खाने को नहीं दिया जाता था मैम। यस। कितने पॉइंट बताने मैम? है मैम अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। यस। किनके बीच रखा जाता था उनको? किस प्रकार के लोगों के बीच में वो थे? बटमार चोर। हम चोर लुटेरे को बीच में थे, डाकुओं के। यस। और मैम उनको बहुत छोटी सी कोठरी में रखा जाता था, वो 10 फुट का था मैम। 10 फुट का था। हाँ सही है, वेरी गुड। तो आप जितने भी कविता में जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है कि क्या क्या पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को क्या क्या यातनाएं दी जाती थी। कैदियों को बेड़ियों तथा हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। उन्हें भीषण यंत्रणा दी जाती थी। वे ना मर सकते थे ना चैन से जी सकते थे। उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था तथा बात बात में गालियां दी जाती। ओके, तो जो सेकंड वाले में मैंने डिस्क्राइब किया था उसी को आप यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, पहले इस वाले लाइन का भाव स्पष्ट करिए, कोई बताइए इसका क्या अर्थ हुआ। बताइए कोई भी। इसका इस लाइन का क्या भाव हुआ? अब कोई नहीं बोलेगा। देखो यहाँ पर कोयल का स्वर, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, जो कोयल का स्वर है वो अत्यंत मधुर और मृदुल है, कोमल है। ठीक है, तो प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी। वैभवशाली देशों में की जाती, भारत की गणना मतलब गिनती। वैभवशाली मतलब संपन्न, जहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जो जैसे पुर्तगाली, जो डच थे, अंग्रेज यहाँ पे किस लिए आते थे? व्यापार करने के माध्यम से आते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अनाज होता था, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें होती थी। कपास मतलब जैसे कपड़े का भी अच्छा व्यापार होता था, काली मिर्च का होता था, मसालों का अच्छा होता था। तो इसलिए भारत से चीजें वो ले जाकर यहाँ से सस्ते में ले जाते थे और बाहर महंगे में उसको बेचते थे। तो उससे क्या होता था, उनको प्रॉफिट होता था। इसलिए भारत को क्या कहा गया कि वैभवशाली देश कहा गया, हर तरीके से संपन्न देश कहा गया। ठीक है, तभी तो यहाँ पे बारी बारी से कभी पुर्तगाली आए, आक्रमण करके गए, यहाँ पे अपना राज्य स्थापित करना चाहे, कभी डच आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी अंग्रेज आ गए। ठीक है, तो इसलिए भारत को क्या कहा गया, वैभवशाली देश कहा गया।
तो अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ यह वैभव शेष है कि अंग्रेज यहाँ पे आकर के इतना ज्यादा अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, अत्याचारपूर्ण शासन कर रहे थे भारत पर, इसलिए उसके बाद भी यहाँ पे वैभव शेष है। तो कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। ठीक है, मतलब यहाँ की धन संपत्ति की रखवाली करने वाली है। कोयल को मैंने कविता में बताया भी था कि मृदुल वैभव, वैभव मतलब धन संपत्ति की रखवाली करने वाली है। तो जेल के आसपास कोयल अपना मृदुल वैभव मतलब मधुर स्वर क्यों लुटा रही है? यहाँ पे किसकी देखभाल वो कर रही है? कोयल कुछ तो बताओ, कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल कुछ तो बताओ क्या हुआ है? तो इसका अर्थ ये हुआ मृदुल वैभव की रखवाली सी। ठीक है, यस मैम। तो वैभव मतलब समझ में आ गया अंकित? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है, वैसे अब क्लास ओवर होने वाला है, अभी बंद हो जाएगा, टाइम हो गया 21 हो गया है, 1 मिनट में अभी बंद हो जाएगा अपने आप, फिर हम आगे ये कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस मैम। यस मुंह मैम। मोट ओके मैम। खींचता लगा पेट पर जुआ, अभी इसको मैं अभी डिस्क्राइब देखती हूँ, कर रही हूँ जब तक चल रहा है क्लास। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका क्या अर्थ हुआ बताओ बादल? कौन बात का? ओके मैम, बता रहा हूँ। मैम, अंग्रेज सरकार कवि के से पशुओं के समान परिश्रम करवाते थे, कवि के पेट पर जुआ बांधकर उससे पानी खींचवाते थे, पर मैम वो कभी उससे दुखी नहीं होता था, उससे कवि की अकड़ और कवि में अकड़ और आ जाती थी। उसको लगता था कि जितना उनसे काम कराया जा रहा है भारतीयों से, वो उतना काम कर करके अंग्रेजों का जो अकड़ था ना, ब्रिटिश सरकार का जो अकड़ था, वो उसको कम कर रहे हैं। कवि को ऐसा अनुभव होता था। यस, सही बताया आपने। और कोई बताना चाहेगा? मणिशंकर, अमीश, यस मैम। बताओ। मैम, अंग्रेजी सरकार देश के संविधान सैनिक पशुओं को तरह उनको स्वभाव किया करते थे। चलो कोई बात नहीं, ये कल डिस्क्राइब करेंगे, क्लास एकदम अभी क्लोज होने का टाइम हो गया है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। चलो ओके, बाय बाय। आप लोग ये पढ़ लेना एक बारी, ठीक है? ओके मैम। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।